A wonderful good evening to all of you. This is Pastor Omar and I am welcoming you again in Terminal Talk series by me. This is the talk number 21 and today's topic is resources die, population rise. बड़ा अलग सा आपको ये टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन इसकी इतनी ज़्यादा महत्ता है जिस पर आपके साथ चर्चा करना जरूरी था। जो मैंने इंग्लिश में बताया उसका हिंदी वर्जन क्या है वो भी आप सुनते हुए चले। बढ़ती आबादी और समाप्त होते संसाधन, ये एक ऐसा सच है जो बहुत कड़वा है, जहर की तरह है, जो कि स्वाद में मीठा है, जिसका प्रभाव हमें अभी नहीं मिलता, देखने को मिलता है, लेकिन हर 10 साल की फ्रिक्वेंसी आप देखेंगे तो इसका असर देखने को मिलेगा। 6400 किलोमीटर की त्रिज्या वाली पृथ्वी पर 1000 करोड़ की आबादी रहती है। उस पृथ्वी पर जहाँ पर 70% मात्रा में जल है, यानी कि वाटर है। इसके बाद अच्छे खासे प्रतिशत में रेगिस्तान है, फिर इसके बाद जंगल है, और उसके बाद जो बचता है वो हमारे रहने के लिए। लेकिन पिछले अगर हम लोग 20 सालों का अध्ययन करें तो हमारे पास संसाधनों की कमी इतनी तेज़ी के साथ होती जा रही है, भूमि की कमी इतनी तेज़ी के साथ होती जा रही है कि हमारे लिए जो उपयुक्त संसाधन हैं, जिसे हम जंगल कह रहे हैं, जो एक तरीके से प्रकृति के फेफड़ों के तरीके हैं, जिसे हम कह सकते हैं लंग्स ऑफ द नेचर, हम उस पर भी अपना कब्जा करते जा रहे हैं, उसको भी समाप्त करते जा रहे हैं। करे गए डिस्टर्ब एक ऐसा इकोसिस्टम में शायद जिसके परिणाम कितने बुरे होंगे वो आने वाले समय में आपको देखने को मिलते रहेंगे। लेकिन संसाधनों का सीधा सीधा मतलब आबादी से क्यों है, तो उसको समझना पड़ता है। मैं हमेशा शुरुआत करता हूँ तो अपने देश की बात करता हूँ। अगर मैं देश अपने भारत की बात करता हूँ तो 130 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा विश्व में 7वां स्थान है। एक ऐसा देश जहाँ सीमाओं में विवाद है और शायद पता नहीं है कब खत्म होगा। वो विषय कश्मीर को लेके हो, वो विषय लद्दाख और लांचर को लेके चाइना के साथ हो, वो विषय नेपाल के साथ हो, और वो विषय भले बांग्लादेश के साथ। लेकिन ये सोचने की ज़रूरत है कि विश्व में आबादी की संख्या के आधार पर हम दूसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन हमारा जो स्थान है वो विश्व में 7वें नंबर पे है, जो हमारी क्षेत्रफल की दृष्टि से जब हम भारत को देखते हैं। यानी कि इस क्षेत्रफल की दृष्टि से इस विविधता वाले देश में इतनी बड़ी आबादी को कैसे समायोजित किया जाएगा। और आप भी जानते हैं ये विस्फोट जब बढ़ेगा, ये विस्फोट हर 10 साल में जब आप देखेंगे आबादी तेज़ी से बढ़ेगी, हर बार 20 करोड़ 25 करोड़ की आबादी के अनुसार ये तेज़ी से बढ़ेगी, तो आप समझिए आने वाले समय में हमारे हालात कितने बढ़ेंगे। चाइना जैसा देश जहाँ की आबादी के अनुसार उसका स्थान नंबर 1 है, अगर हम उसकी सिस्टम की बात करते हैं, उसके पास पर्याप्त क्षेत्रफल है, उसके बावजूद आप वहाँ के देखिए इकोसिस्टम में कितने ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर खाने के लिए यहाँ तक कि केवल शौक के कारण ये सच है, शौक न मानिए कि अब वो इतने ज़्यादा जंगली जानवर खाना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं इस जो है विकसित होने की होड़ में, आगे बढ़ने की होड़ में, दूसरे को दबाने की दौड़ में, विस्तार करने की दौड़ में, कहीं ना कहीं चाइना ने अपने वास्तविकता में जो रूरल एरियाज़ थे उनको इग्नोर करा। और इनको इग्नोर करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब हमारे गाँवों में संसाधन पर्याप्त नहीं बचते हैं तो हमें खाने पीने के लिए दूसरी ओर शिफ्ट होना पड़ता है। वही चीज़ जब शहरों से हम गाँवों में जाते हैं, खाते हैं, वहाँ पर कुछ अलग तरह का वो पसंद आता है, तो फिर हम उसी कल्चर को शहर में भी लेके आते हैं। इसलिए आज चाइना दुनिया में एक ऐसा देश बन गया है जहाँ पे हर तरह के जानवर को मांस खाने में कोई समस्या नहीं है लोगों को। कारण भी आपको समझना हो, कारण समझने है अगर तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी रूरल एरियाज़ की जो चाइना है, जहाँ पर डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। वो जैसे पहले रह रहे थे वैसे आज भी रह रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अर्बन, एक तरीके से अर्बनाइजेशन जिसे बोलते हैं, शहरीकरण इतना ज़्यादा चाइना ने अपने यहाँ करा कि उसके इकोसिस्टम में बहुत बड़े बदलाव आए। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना, बिन मौसम बरसात करवाने के प्रयास करना, इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज के साथ इतना ज़्यादा प्रदूषण बनाना जिससे कि पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। तो जिन गाँवों में एक समय बारिश से खेत लहलहा उठते थे, आज वहाँ पर बारिश का जो स्वरूप है वो एक तरीके से बहुत अलग सा हो गया है, जिसे हम कहते हैं बहुत अनसर्टेन हो गया है। जब अनसर्टेनिटी होती है तो हमें अगर जीना है तो हमें फिर संसाधन खोजने पड़ते हैं कि किन संसाधनों के जरिए हम जी सकते हैं। अब मैं अगर वापस अपने देश की ओर लौट के आऊँ तो हमें बहुत कुछ सीख लेना है। एक विषय पर आप और गौर करिए, जब हम देखते हैं कि बहुत बड़े लेवल पे एक माइग्रेशन हो रहा है मजदूरों का, करोड़ों मजदूर अपने गृह क्षेत्रों की ओर वापस जा रहे हैं,
लेकिन आप एक अंदाज़ा लगाइए, ऐसे मजदूरों के पास आप जब रोड में मजदूर देखते हैं तो आप देखते हैं उनके कई कई जगह आपको 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे देखने को मिलेंगे। क्या हमसे कमी हो रही? कमी होने के दो कारण। एक तो पहली बात, एक जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत लंबे समय से नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो उसको लाने की आवश्यकता है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करना भी भारत में आसान नहीं है, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक के दोनों विषय हमेशा इस कानून को पीछे धकेलने का काम करेंगे। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग शायद समझ जाएगा, लेकिन राजनीति के कारण जो दूसरे वर्ग हैं उनको समझाना कठिन हो जाएगा, उसको जम कर राजनीति। लेकिन आप ये समझिए, राजनीति आपको नहीं बचाती, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी 10 साल बाद 140 करोड़, फिर 10 साल बाद 150 करोड़ को पार करते हुए जब तेजी से बढ़ेगी, आपके संसाधन खत्म करेगी, तो हमको भी चाइना जैसी रेस में शामिल होना पड़ेगा। हम भी सब खाने की कोशिश करेंगे, हम भी बड़ी बड़ी महामारियों के शिकार होंगे, हम भी एक इकोसिस्टम को बर्बाद करेंगे और एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे जिसमें आने वाले समय में सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। वो देश जिसे हम कहते हैं प्रकृति ने सब कुछ दिया, साथ सब कुछ छीन भी देगा अगर हमने अभी अपने कदमों को पीछे नहीं खींचा। तो सबसे ज़रूरत मुझे महसूस होती है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने की, जिसका सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से ना देखकर आप उसको भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से देखिए। भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से देखने के बाद उसकी वैज्ञानिकता के आधार पर इसको समझिए कि हमारे पास जो रहने के लिए 18% या 17% जो ज़मीन है, क्या वो आने वाले समय में 1500 करोड़ की आबादी भी झेल पाएगी? या हमारे अगर भारत की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में और 130 करोड़ लोगों को रहने में समस्या आ रही है, इकोसिस्टम में बड़े लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या 200 करोड़ की जनसंख्या को झेलने के लिए तैयार होगा हमारा इकोसिस्टम? या इकोसिस्टम फेल हो जाएगा। और अगर इकोसिस्टम फेल होगा तो आप लाख सरकारों को दोष देंगे, समाज को दोष देंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं। तो वक्त अभी है, संसाधनों को खत्म होने से बचाना अगर है तो आपको अभी से अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। पानी की समस्या आपको दिख रही है, जमीन की समस्या आपको दिख रही है। अब कल्पना करिए, जब मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ, कि जब हम जाते हैं कानपुर के डेंस एरिया में, जैसे जंगलगंज का एरिया हो गया, नौगला का एरिया हो गया, मई गांधी का एरिया हो गया, अनवरगंज का एरिया हो गया, इन सब एरिया में आप जाएंगे तो हम देखें तो बड़ा आपको अजीब सा लगेगा कि किस तरह का जीवन है वहाँ पर। एकदम सटे सटे मकान है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या एक ही जगह पर है। फिर मैं जब बाहर निकल के देखता हूँ, फिर दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में आप चले जाएंगे, दिल्ली के जाने कितने इलाके आपको मिलेंगे जहाँ पर कितनी बड़ी संख्या कितने छोटे से क्षेत्रफल पर रह रही है। जब हम और बड़े शहरों की ओर कूच करते हैं, जब मुंबई पहुँचते तो धारावी, जैसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम जोन माना जाता है, जब वहाँ पहुँचते तो वहाँ का आप रहन सहन देखिए कितनी कठिनाई हो रही है। आज कोरोना से प्रभावित धारावी इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि वही उसका कारण है, इतने सटे सटे मकान। फिर जब हम भारत से निकल के जाएंगे तो आपको महसूस करिए कि बड़े बड़े देश, हांगकांग जैसे देश में घरों की कितनी समस्या आ गई है। जितने बड़े घर में शायद हाल में हम बैठते हैं, उतने में 2 परिवार रह रहे हैं, अलग अलग घर। तो ये हमको विचार करने की ज़रूरत है कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त कर रही है हमारी बढ़ती जनसंख्या। जल का उदाहरण मैंने दिया आपको, भूमि का उदाहरण दिया, जंगल जिसे हम फेफड़े कहते हैं प्रकृति के, उसको भी समझिए, बढ़ती आबादी जंगल को काटने पर मजबूर होती जाए, हमारे इकोसिस्टम को बर्बाद करेगी। केवल घर बनाने के लिए ही नहीं, जब हमारी आबादी बढ़ेगी तो हमें खेती के लिए भी लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम कहाँ से लाएंगे? हम फॉरेस्ट से लेके आएंगे। बढ़ती आबादी प्रदूषण का कारण भी बन रही है, वो वायु प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, या किसी तरह का अलग प्रदूषण हो। प्लास्टिक की तादाद भी इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे उदाहरण जो मैं लगातार दे रहा हूँ, ये सारे उदाहरण आपको बहुत ध्यान में रखने चाहिए। संसाधन जो प्राकृतिक हैं वो पूर्णतः समाप्त हो सकते हैं, आप ऐसा मत मान के चलिए कि शायद कभी ऐसा होगा नहीं। हम समझने की क्षमता इंसानों में सबसे बेहतर होती है, हम जानते हैं। भगवान ने हमें बहुत समझदार बना के भेजा, लेकिन इस समझदारी की परख तो अगर समय रहते हम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। समय बीत गया, समझदारी दिखाएंगे तो आपकी